आज हम हड़प्पा सभ्यता के द्वितीय भाग पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले का जो मैंने अपना लेक्चर दिया था उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं और उनके सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की। इससे पहले जो मैंने पिछला वीडियो लेक्चर दिया था उसमें हमने इसके पुरा स्थलों की बात कर ली थी। तो विशेषताओं के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित और नगरीय व व्यापार प्रधान सभ्यता थी। साथ में ही यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर हम इसके विकसित होने की बात करें तो ये जो नगर है इसमें हमें आधुनिक नगरों की सी कल्पना मिलती है। साथ में ही पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है। मकानों को बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग मिलता है। और अगर और बात करें तो हमें यहाँ के जो आधुनिक नगरों की जो संरचना है वो आधुनिक नगरों की भांति दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें इस सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता की श्रेणी में रखती है। इस सभ्यता के प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग बना मिलता है और इसके पूर्व में नीचे के धरातल पर नगर भाग हमें मिला है जो कि जनसामान्य द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था और गढ़ी में जो मुख्य पुरोहित या जो शासक वर्ग था वो निवास करता था। जो सार्वजनिक महत्व के जो भी भवन थे वो गढ़ी भाग में ही हमें मिले हैं, जैसे कि अन्नागार जैसे कि जो कि मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से मिला है, स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है आदि। इसके अलावा गढ़ी के चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार बनी हुई मिली है जिसमें परकोटे और बुर्ज बने हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी गढ़ी के चारों ओर हमें खाई मतलब प्राप्त हुई है और कुछ नगरों में दुर्ग भाग और नगर भाग दोनों के चतुर्दिक सुरक्षा प्राचीर है। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता पर कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। यहाँ की जो सड़कें हैं वो सीधी सीधी और चौड़ी हमें देखने को मिलती हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगरों को कई खंडों में विभक्त करती हैं। जो सबसे चौड़ी सड़क मिली है उसकी जो चौड़ाई है वो 9 फीट से लेकर 34 फीट तक हमको प्राप्त हुई है और ऐसा कहा जाता था कि इस पर एक साथ कई गाड़ियां आ जा सकती थी। एक जो खास बात है इस सभ्यता की सड़कों के बारे में कि यद्यपि जो सड़कें थी वो मिट्टी की बनी होती थी लेकिन इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था और हमें सड़कों के किनारे कूड़ेदान मिले हैं जहां पर कचरे को डाला जाता था। अब हम एक अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली के लिए भी प्रख्यात है। ये जो व्यवस्था है ये हमें आधुनिक नगरों में तो देखने को मिलती है लेकिन अगर हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय की ये सभ्यता है 5000 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, उस समय ये बहुत एक अद्भुत प्रणाली हमें देखने को मिली कि घरों से जो जल निकास किया गया था उसकी इतनी उत्तम व्यवस्था थी। भारत में ऐसी जो व्यवस्था शताब्दियों तक हमें देखने को नहीं मिली। इस व्यवस्था के अंतर्गत घर के कमरों, रसोई या स्नानागार आदि के जो निकास जो पानी है उसके निकास को नालियों के द्वारा एक बड़ी नाली से जोड़ दिया जाता था और विभिन्न घरों से निकली हुई ये जो बड़ी नालियां हैं वो सार्वजनिक नालियों से मिल जाती थी। इन नालियों को बड़े बड़े ईंटों से या पत्थरों से ढका जाता था। साथ में ही इनकी साफ सफाई के लिए भी इनमें मेन होल बने होते थे जहां पर बीच बीच में इनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था।
तो इस तरह से घर से निकलने वाली जो नालियां थी वो सड़कों की नालियों से मिलकर इस तरह से पूरी जो जल निकास प्रणाली है वो उसको पूरे शहर से बाहर ले जाती थी। तो ये इस तरह की जो उत्तम व्यवस्था हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता के नगरों में हमें जो सड़कें देखने को मिलती हैं, जो गलियां देखने को मिलती है, या नालियों की जो उत्कृष्ट व्यवस्था देखने को मिलती है, तो ऐसी जो सुंदर व्यवस्था है वो 18वीं शताब्दी तक लंदन या पेरिस के नगरों में भी देखने को प्राप्त नहीं थी। कहने का मतलब है कि यह बहुत ही एक उच्च कोटि की सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग होना इस सभ्यता को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, क्योंकि जो समकालीन जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उनमें भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन मिस्र में धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, यद्यपि मेसोपोटामिया में ईंधन से पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है, उतना हमें अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और ये जो चीज है, इसने इस सभ्यता को एक खास श्रेणी में ला दिया है। इस सभ्यता के अंतर्गत चिनाई के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, साथ में ही उसमें जिप्सम का मिश्रण किया जाता था। मोहनजोदड़ो के में ही हमें जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, उसमें हमें गिरी पुष्पक का प्रयोग मिलता है। चूने और जिप्सम के मिश्रण को का प्रयोग केवल नालियों की जोड़ाई के लिए ही किया जाता था, जिससे कि जो निरंतर पानी का जो बहाव होने के कारण जो चिनाई है वो मजबूत बनी रह सके। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के विशिष्ट नगरों की, या विशिष्ट स्थापत्य कला की, या विशिष्ट भवनों की, जिन्होंने इस सभ्यता को विशेषता प्रदान की या विशेष दर्जा प्रदान किया। तो उनमें हम बात करते हैं सबसे पहले विशाल स्नानागार की, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से मिला है और वहाँ की एक महत्वपूर्ण इमारत है। और यह जो स्नानागार है ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। और इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं में ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। साथ में ही जो दीवार है उनके दोनों ओर पकी हुई ईंटों का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिलता है। स्नानागार की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था और इसके लिए इसमें पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था की गई। पानी की जो व्यवस्था के लिए हमें स्नानागार में कुएं का पता चलता है। साथ में ही ये जो स्नानागार है इसके चारों तरफ हमको कमरे प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद ये जो कमरे बने हुए थे इनका कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से स्नानागारों का होना सिंधु घाटी सभ्यता में साफ और सफाई के विशेष महत्व को प्रदर्शित करता है। अब हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन पर चर्चा करते हैं। तो खुदाई से हमें जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर ये पता चलता है कि समाज कई वर्गों में विभक्त था, जिसमें कि कुंभकार, राजगीर, बढ़ई, सुनार, दस्तकार, जुलाहे, ईंट बनाने वाले, मनके बनाने वाले, ये जो वर्ग था यह पेशेवर वर्ग था। इसके अलावा इस काल में पुरोहितों का भी एक वर्ग था और इस पुरोहितों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। पुरोहितों के अलावा राज कर्मचारी और सेना अधिकारियों का भी एक विशिष्ट वर्ग था। जहां तक संपन्नता का प्रश्न है, व्यापारियों का इस में मुख्य स्थान था और हमें गढ़ी वाले टीले में शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी, संभ्रांत और संपन्न लोग रहने का उल्लेख मिलता है और नीचे के नगर में हमें सामान्य जन के रहने का उल्लेख मिलता है। खुदाई से हमको छोटे छोटे मकान भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है
कि इन मकानों में जो श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। समाज में कृषकों की और श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक थी। अगर हम परिवार की बात करें या स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो समाज की जो इकाई थी वो परिवार थी, क्योंकि हमें खुदाई में जो भवन मिले हैं उन के जो आकार है उनसे पता चलता है कि उनमें पृथक पृथक परिवार रहा करते थे। साथ में ही हमको खुदाई से बहुत ज्यादा नारियों की मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि अन्य जो उस समय की जो सभ्यताओं की भांति सिंधु घाटी सभ्यता भी हो सकता है मातृसत्तात्मक समाज रहा हो, क्योंकि ऐसे समाजों में स्त्रियों का परिवार में और समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता था। जहां तक इनके खान पान की बात करें तो इनके भोजन में गेहूं, जौ, चावल, दूध, फल, मांस आदि का ये सेवन करते थे। साथ में ही नारियल, नींबू, खरबूजा आदि का भी ये प्रयोग करते थे। मांस, ये लोग मांसाहारी थे और भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, कछुआ आदि के मांस का सेवन किया करते थे। अगर हम इनके वेशभूषा की बात करें तो हमें जो मूर्तियां मिली है उनसे पता चलता है कि जो स्त्रियां थी उनकी मूर्तियों के जो शरीर के जो ऊपरी भाग है वस्त्रहीन है और अधोभाग में घुटनों तक उसने घाघरे की तरह एक घेरदार वस्त्र पहना हुआ हमें मिलता है। साथ में ही इन कुछ मूर्तियों में हमें स्त्रियों को पंखे की आकृति का एक हमें विचित्र सा शिरो परिधान पहने हुए भी दिखाया गया है। अगर हम पुरुषों की वेशभूषा की बात करें तो कुछ मूर्तियों में पुरुषों को ऊपर शॉल जैसा वस्त्र ओढ़े हुए दिखाया गया है, जो बाएं कंधे को ढकते हुए दाएं कांख के नीचे से निकाला जाता था। हड़प्पा से हमें एक मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े में हमें एक पुरुष की आकृति को पायजामा के समान कोई परिधान से पहने हुए दिखाया गया है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था, लेकिन ये लोग जूते या पादुका पहनते थे या नहीं पहनते थे, इसके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक आभूषण या केश सज्जा या सौंदर्य प्रसाधन की बात है, ये लोग पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, हजामत करते थे। साथ में ही केश सज्जा के अंतर्गत ये सिर के बीचों बीच मांग निकालते थे। स्त्रियां भी विभिन्न प्रकार से अपने केश विन्यास करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी हुआ करते थे, क्योंकि हमें सोने, चांदी, तांबे, कांसे और हाथी दांत के और बहुमूल्य जो पत्थर थे उनके आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगर हम आमोद प्रमोद की बात करें तो खुदाई से हमें बहुत बड़ी संख्या में खिलौने प्राप्त हुए हैं और आमोद प्रमोद से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। मिट्टी को पकाकर बनाई गई गाड़ियां विशेष रूप से लोकप्रिय खिलौना थी। साथ में ही ये लोग बच्चों में कंचे का खेल प्रसिद्ध था। साथ में ही खुदाई से हमें पासे भी मिले हैं। ध्रुत कीड़ा का खेल भी ये लोग खेला करते थे। इसके अलावा संगीत और नृत्य का भी मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता था। कुछ मोहरों पर हमें जंगली गैंडे और हिरण के शिकार का चित्रण है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये अपने मनोरंजन के लिए शिकार भी किया करते थे।